हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है क्लास 7 में लेसन 5 के अंतर्गत जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है जल चक्र, तरंगें और सुनामी के संदर्भ में बात करेंगे। और इसके अंतर्गत एक टॉपिक जो है बचा रह जाएगा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में जो मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, इसके लिए जो है एक अलग वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। तो आइए आज हम लोग जो है जल चक्र क्या है और साथ ही साथ जो है तरंगों के बारे में और तरंगों के अंतर्गत जो है सुनामी के बारे में जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले जल चक्र होता क्या है, इस बात को जो है समझ लेना जरूरी है। चक्र का शाब्दिक अर्थ होता है साइकिल, यानी कि जो है जो एक स्तर से जो है आरंभ होकर पुनः उसी स्तर पर वापस आ जाता है, यानी एक चक्रण घूमना। जैसे आप लोगों ने जो है ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जीवन चक्र पढ़ा है, उसी तरह जो है जल का भी एक चक्र होता है। क्योंकि जल जो है धरातल पर समाप्त नहीं होता है, वो विभिन्न रूपों में बदलते हुए वापस जो है अपने पुनः रूप को प्राप्त करता है और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को जो है जल चक्र के नाम से जो है जाना जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का जो प्रवाह है वो महासागर से वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार जो है चलता रहता है। यदि हमको जो है जल चक्र की परिभाषा देनी होगी तो कैसे परिभाषा देंगे? तो परिभाषा के रूप में हम लोग ये कहेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित जो जल का प्रवाह है वो महासागरों से जो है वायुमंडल में और वायुमंडल से जो स्थल के बीच लगातार जो है चलता रहता है। ये लगातार चलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि जल हमारी पृथ्वी पर हजारों वर्षों से मौजूद रहा है, आज भी मौजूद है और आगे भी रहेगा। लेकिन हम लोगों को जो है इसका समुचित रूप से जो है प्रयोग को सुनिश्चित करना होगा ताकि इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो जल जो है पृथ्वी पर हजारों वर्ष से था, आज भी है, और इसका क्या होता रहता है? केवल चक्रण होता रहता है, यानी इसके रूप में जो है परिवर्तन होता रहता है, एक साइकिल में जो है घूमता रहता है। जल जो है हमें वर्षा, ओला, हिमपात, ओस, है ना, आदि के रूप में जो है घूमता रहता है, वापस आता रहता है ना। इसी चक्रण को ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। यदि चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे तो चित्र भी मैंने बना रखा है। और ये जो जल चक्र है, इस शब्द को सबसे पहले जो है बर्नार्ड पॉलिसी नामक विद्वान द्वारा 1580 में यूज किया गया, ऐसा माना जाता है। किसने इस शब्द को यूज किया? जल चक्र शब्द को, वाटर साइकिल शब्द को किसने यूज किया? तो बर्नार्ड पॉलिसी ने जो है 1580 में जल चक्र के आधुनिक सिद्धांत की जो है खोज की, ऐसा माना जाता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि जल चक्र के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो बर्नार्ड पॉलिसी। किस वर्ष में किया? तो 1580 में जो है इसकी खोज की गई। यहाँ जल चक्र के संदर्भ में एक चित्र के माध्यम से समझे तो और भी ज्यादा जो है आसान होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये समुद्र है और इस समुद्र का जो है जल सूर्य के प्रभाव से या सूर्य की ऊष्मा से जो है इसका वाष्पीकरण जो है होना चालू होता है। ये वाष्पीकरण हो गया, है ना, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होकर वो क्या बन जाता है? तो क्लाउड में चेंज हो जाता है, बादल बन जाता है। आप जानते हैं बादल जब और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसमें जो है कंडेंसेशन हो जाते हैं, यानी संघनन की प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है और संघनन के कारण जो है वो वर्षण के रूप में जो है नीचे पानी के रूप में जो है गिरता है, जिसको हम लोग वर्षा होना कहते हैं। और ये पानी जो है फिर पहाड़ों से, पर्वतों से, भूभागों पर से होता हुआ, नदी नालियों से होता हुआ जो है वापस समुद्र में चला आता है। तो कभी जो है ये ऊंचे पर्वतीय भागों में पहुंचने के बाद ठंडा हो जाता है अत्यधिक और हिमतूल के रूप में जो है गिरता है और फिर जो है वो पर्वतों के ऊपरी भाग में जो है जम जाता है, फिर वापस पिघलता है जल के रूप में नदियों के माध्यम से वापस जो है समुद्र में चला आता है ना। हालांकि यदि इसको हम लोग जो है और अच्छा से समझने का प्रयास करें तो ये देखेंगे कि बारिश का जो पानी गिरता है उसका होता क्या है। तो बारिश का पानी जो गिरता है उसका कई तरह का यूज होता है। कई तरह का यूज कहने का मतलब क्या क्या यूज होता है? तो सबसे पहले तो कुछ पानी जो है कहाँ चला जाता है? सीधा गिरा और गिरकर नदी नालों में चला गया। दूसरा, कुछ जो है भूमि द्वारा जो है क्या कर लिया गया? उसका अवशोषण कर लिया गया। कुछ पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया गया, है ना। तो यही होता है। कुछ जो है
उच्च पर्वतीय भागों में जो है हिम के रूप में जो है जम गया, कुछ जो है ओला के रूप में गिर जाता है और पुनः जो है जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो कभी जो है ओस के रूप में जो है गिरता है। तो ये सब जल के जो है विभिन्न रूप हैं जो अंततः जो है नदियों के माध्यम से होते हुए जो है समुद्र में वापस पहुंच जाते हैं और पुनः वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा पुनः बादल बनते हैं। यही क्रिया जो है सतत रूप से जो है चलती रहती है और इसे जो है हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत इजी है, आप लोग विभिन्न कक्षाओं में इसको पढ़े हैं और पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो जल चक्र के बाद हम लोग चले आते हैं तरंगों की बात करते हैं। तरंग यानी वेव्स, किसको कहा जाता है वेव? तरंग होता क्या है? तो यदि आप लोग जो है सागर देखे होंगे, समुद्र देखे होंगे, तो समुद्रों में जो है ऊंची ऊंची जो है लहरें उठती है ना। महासागरीय सतह पर जो है जल जो होता है, महासागरीय सतह पर जल जो होता है लगातार ऊपर की ओर उठता है, गिरता है ना। वेव ऐसे उठता है ऊपर की ओर और फिर वापस जो है गिरता है। ये जो वेव जो है यानी ये जो तरंगे जो है जो सागरीय सतह पर लगातार ऊपर की ओर उठती है और गिरती है, इनको ही जो है तरंग के नाम से जाना जाता है, इसे ही हम लोग तरंग कहते हैं। तो पूछा जाए यदि कि तरंग क्या है, तो सीधा सीधा जवाब क्या होगा कि महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, इसी को जो है तरंग कहते हैं, इसी को वेव्स कहा जाता है। तरंगों की जो गति होती है ना, वो कैसी होती है? दोलनात्मक होती है। दोलन का मतलब क्या समझते हैं? ये जो है दोलन, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, हिलता है, माने जिस जगह पर है वहां से आगे बढ़ा और फिर वापस उसी जगह आ गया। तरंगे भी वैसे ही, जो ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, है ना, यही जो है इसका क्रम है, ऐसे करके नीचे, यही तरंग का जो है गति होता है। यानी इसकी गति जो है पूछी जाए कि जो है तरंगों की गति कैसी होती है, तो दोलनात्मक गति होती है, पेंडुलम जैसी होती है। तरंगे जो है सामान्य रूप से तो उठती रहती है, लेकिन जब कभी तूफान की स्थिति आ जाती है, कभी चक्रवात जो है समुद्र में उत्पन्न हो जाता है, या जो है इस तरह की तेज हवाएं चलती है, उस समय जो है आप क्या देखेंगे, जब तेज हवा चलता होगा अपने आसपास के तालाब वगैरह में भी देखेंगे पानी में हिलोरें उत्पन्न होने लगती है। तो तूफान के दौरान जो है तेज पवन चलने के कारण जो है काफी विशाल और ऊंचाई वाली जो है तरंगे उत्पन्न होती है, क्योंकि हवा का दबाव उस पर पड़ने से जो है तरंगे काफी ऊंची और विशाल जो है हो जाती है। इसके अलावे जो है समुद्र में जो है और भी कई कारण हैं जिसके कारण जो है तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे भूकंप, समुद्र के आंतरिक भाग में यदि भूकंप आ जाता है तो इसके झटके से जो है समुद्र का जल जो है काफी ऊपर की ओर उठता है। इसके अलावा समुद्र के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद होते हैं और इन ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण भी जो है समुद्र में विशाल तरंगे उत्पन्न होते हैं, या फिर समुद्री भूभाग या उसके आसपास के भागों में भी, तटवर्ती भागों में भूस्खलन होने के कारण जो है, भूस्खलन का मतलब समझते हैं आप लोग, भूमि का कोई खंड टूट करके गिर जाना, ढह जाना, इसी को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन के कारण कभी कभी जो है महासागरीय जल का बहुत ज्यादा विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब वो अपना जगह छोड़ती है या तरंगे उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो है कभी कभी 15 मीटर से भी जो है ज्यादा ऊंचा जो है तरंग देखने को मिलता है। इस तरह का 15 मीटर या इससे ज्यादा का जब तरंग जो है ऊपर उठता है, तो इन्हीं तरंगों को हम लोग जो है ज्वारीय तरंग तो कहते ही हैं, और इसको हम लोग सुनामी के नाम से भी जो है जानते हैं। सुनामी जब 15 मीटर के लगभग जो है तरंगे उठने लगती है तो इसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो तरंग क्या है, इसकी बेसिक जानकारी जो है आप लोगों को प्राप्त हुआ कि महासागरीय सतह पर जो है जल लगातार उठता गिरता है, उसको तरंग कहते हैं। तरंग की गति दोलनात्मक होती है। तरंग उत्पन्न होने का जो कारण है वो आप बता दीजिएगा, कभी तूफान के कारण, कभी भूकंप के कारण, कभी जो है भूस्खलन के कारण, है ना, अलग अलग कारणों से जो है ये बहुत ऊंची उठती है। अब जब सुनामी की बात हुई है, सुनामी भी आपका टॉपिक है, तो सुनामी पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सुनामी जो है शब्द, ये जापानी भाषा का शब्द है ना, और इसका स्पेलिंग आप जो है कैसे लिखते हैं, TSUNAMI, है ना, लिखा जाता है। टिसुनामी पढ़ते हैं हम लोग, सुनामी, है ना। इसमें दो शब्दों के मेल से ये बना हुआ है, सु और नामी शब्द से बना हुआ है ना। ये जापानी भाषा का शब्द है, सु जोड़ नामी, सुनामी, और इसका मतलब होता है बंदरगाह की लहरें।
सुनामी के बारे में एक बात आप ये भी जान लीजिए कि उत्पन्न होने का कारण तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र के अंदर होने वाला ज्वालामुखी विस्फोट या भयानक भूकंप या भूस्खलन, ये सबसे सुनामी उत्पन्न होती है। कोई बहुत बड़ा जो है तूफान आ गया तो उसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी क्या है? सुनामी वो लहरें हैं। सुनामी क्या है? एक लहर है जो कि बंदरगाह पर यानी समुद्र के तटवर्ती भागों पर जो है भयानक तबाही मचा सकती है, उसको सुनामी कहते हैं। तो इसको बंदरगाह की लहरें कही जाती है, इसलिए बंदरगाह की लहरें, क्योंकि इसका प्रभाव जो है समुद्र के आंतरिक भाग में नहीं के बराबर होता है। यानी यदि मान लीजिए कोई विशाल सुनामी आ गया है और समुद्र के आंतरिक भाग में है तो आपको क्षति का जो है संभावना बहुत कम रहेगा। लेकिन यदि आप तटवर्ती भाग पर हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं, आसपास के क्षेत्रों में खड़े हैं, तो उसका जो है बहुत ही व्यापक प्रभाव जो है जान माल पर जो है पड़ेगा। तो इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं? बंदरगाह की लहरें कहते हैं। इसका प्रभाव जो है तटवर्ती भागों पर ही होता है अधिक। अब तक सबसे बड़ी सुनामी जो आई है उसका जो है तरंग 150 मीटर ऊंचा था। आप कल्पना कीजिए कि जो है आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और 150 मीटर ऊंची तरंगे जो है आ गई है, तो आप उसकी कल्पना करके भी जो है दिन में भी खुली आंखों में डर सकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी जो सुनामी आई है उसमें जो है तरंगे कितनी ऊंची उठी है? तो 150 मीटर उठी है। और ये जो है दिसंबर 2004 में जो है हिंद महासागर में जो है सुनामी आई थी। दिसंबर, आई होप 26 दिसंबर था वो, है ना। तो आप जानते हैं छुट्टियों का समय रहता है और लोग छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र तटवर्ती भागों में जो है गए हुए रहते हैं। ये हॉलिडे वेकेशंस का टाइम था जिस समय ये सुनामी आई थी और 2004 का दिसंबर था। ये हिंद महासागर में ये सबसे भयानक विनाशकारी सुनामी आई थी। इसका एक्चुअली कारण जो है क्या था कि इंडोनेशिया के पास जो है तटवर्ती क्षेत्र में जो है इंडोनेशिया के तटवर्ती क्षेत्र में जो है एक भयानक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता जो है 8.9 की थी। आप समझ सकते हैं ये कितना विनाशकारी भूकंप जो है आया था। और इस भूकंप के कारण ही जो है समुद्र में जो है सुनामी की उत्पत्ति हुई। और इसका केंद्र तो अभी अभी बताया आपको। और इसके प्रभाव से जो है हिंद महासागर में जितने भी आइलैंड वगैरह थे वो डूब गया था। आप जानते हैं अपना जो अंतिम दक्षिणतम किनारा निकोबार द्वीप समूह का जो है इंदिरा इंदिरा पॉइंट था, वो भी जो है पानी में जलमग्न हो गया था। हालांकि अभी वर्तमान में जो है वो समुद्र से बाहर आ गया है वापस, लेकिन उस समय जो है हमारा इंदिरा पॉइंट भी जो है डूब गया था, है ना। इंदिरा पॉइंट क्या है? हम लोग के देश की जो है समुद्री सीमा के अंतर्गत सबसे अंतिम भूभाग है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि उत्तरी भाग में हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ऊपर का जो है अंतिम सिरा हम लोग का इंदिरा कॉल है और दक्षिण का जो है इंदिरा पॉइंट है। ऐसे जो मुख्य भूमि का भाग में तो आप जानते होंगे कन्याकुमारी, जिसको केप के मॉरिन कहते हैं, वो जो है दक्षिणतम भाग है। तो दिसंबर 2004 में जो हिंद महासागर में सबसे भयंकर सुनामी आई थी जिसका जो है केंद्र जो है इंडोनेशिया के पास था और इसकी जो है तीव्रता 8.9 की थी। इसमें हिंद महासागर के तटीय देशों सहित भारत के लगभग जो है 2,80,000 लोग मारे गए थे। इससे आप इसकी भयावहता की कल्पना कर सकते हैं। इंटरनेट पर जो है उनके दृश्यों को देख सकते हैं और उसके दृश्यों को देखकर ही आप इसकी भयावहता का अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग जो है इसमें मारे गए। 2,80,000 का आंकड़ा है। बहुत सारे लोग तो जो है लापता हो गए जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई। इसका प्रभाव जो है भारत के क्षेत्रों में कहें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, है ना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सब भागों में जो है बहुत ज्यादा हुआ। भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इससे। और इन सब राज्यों में जो है जो समुद्र तटवर्ती इलाके थे इन सब में जो है बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन भारत ने तुरंत जो है इस पर ध्यान देते हुए 2007 में ही जो है अपना जो है सुनामी पूर्व सूचना तंत्र को जो है विकसित कर लिया। एक सिस्टम होता है जो कि जो है समुद्र में यदि ऊंची लहरें उत्पन्न होती है तो उसकी जानकारी जो है कुछ समय पूर्व ही जो है यानी उत्पन्न होने के साथ ही जानकारी को संप्रेषित करती है, जिसको हम लोग सुनामी पूर्व सूचना तंत्र कहते हैं। ठीक जो है 2007 तक भारत ने इसको डेवलप कर लिया और इस तरह से सुनामी आने की घटना की सूचना जो है कुछ समय पहले यानी घंटा 2 घंटा पहले हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सुनामी जहां उत्पन्न होगा समुद्र के जिस भाग में, वहां से उसकी लहरों को आने में समय लगेगा। तब तक जो है हम लोग यदि सूचना मिल जाए तो समुद्र के तट को जो है बखूबी खाली करवा सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान जो है बहुत ही कम होगा। और यदि हम लोग बात करें कि और कैसे हम लोग जो है सुनामी से बच सकते हैं,
तो सबसे अच्छा और कारगर उपाय जो है वो है कि तटवर्ती क्षेत्रों में यानी समुद्र के किनारे जो है वृक्षों की जो है मेखला बनाई जाए, है ना, बहुत सारे पेड़ लगाए जाए। क्योंकि जब जानते हैं पेड़ दो दो तरह से भी जो है, पेड़ के तो बहुत फायदे हैं, मगर यहाँ पर हम दो तरह से जो है कह सकते हैं। एक समुद्र की तरफ से आने वाली भयानक जो हवाएं होती है, चक्रवात जो होता है, उन चक्रवातों का प्रभाव भी जो है इन पेड़ों द्वारा कम हो जाता है, क्योंकि वो हवाएं जब आकर पेड़ों से टकराती है तो उसकी गति जो है कम हो जाती है और वो पृष्ठ प्रदेश को जो है कम नुकसान पहुंचाएगी। तो पहला फायदा तो इसका यह है। दूसरा फायदा ये होगा कि जो है ये पेड़ जब यहाँ पर रहेंगे तो समुद्र की लहरें जब इससे टकराएगी तो जो है उसका उसका गति भी जो है धीमा पड़ेगा और जो है पेड़ ही जो है समुद्र का जो है स्ट्राइक को सहेगा, है ना, यानी आपके लिए एक सेफ गार्ड का काम करेगा। प्लस लौटता हुआ जो पानी होता है वो अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहा कर लेकर जाता है। पेड़ों के रहने से जो है वो सब चीजें जो है वापस समुद्र के अंदर जो है नहीं जा पाएगी। मनुष्य भी जो है उन पेड़ों की सहायता से अपना जान बचा सकेंगे। तो सुनामी के लिए जो है आपको वृक्षों की रक्षक मेखला जो है बनाने की आवश्यकता है। हालांकि प्रकृति का जो प्रकोप है उससे हम लोग बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और सुरक्षात्मक उपाय को अपनाकर ही ये प्रभाव को जो है कम किया जा सकता है। इसके संदर्भ में जो है कुछ वर्ष पहले विद्यालयों में पाठ्यक्रम चलता था आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में जो है पूर्वोपाय और माने कोई भी घटना घटने से पहले क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे कुछ शुभेद्य एरिया होता है, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए हमेशा जो है चक्रवात और सुनामी जैसे खतरे रहते हैं, इसलिए उनको पहले से ही क्या क्या व्यवस्था करके रखनी चाहिए, यदि आ जाए तब क्या करना चाहिए और समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वैसे ही हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भूकंप का जो है एरिया है या फिर जो सूखा का एरिया है या फिर जो अन्य किस प्रकार की आपदाएं वहां पर आ सकती है, बाढ़ का क्षेत्र है, तो आपको उसके बारे में जो है जानकारी रखनी चाहिए, उसके पूर्वोपाय को जानना चाहिए, है ना, उसका मॉक ड्रिल करना चाहिए ताकि आप अपने आप को जो है सुरक्षित रख सकें। पर्यावरण हितैषी बनकर ही हम लोग पर्यावरण के साथ रह सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।